क्लास 10th वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। सॉरी थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया, बट ठीक है, अब कोशिश करेंगे वीडियोस को रेगुलरली अपलोड करने की। मतलब मैं कोशिश करूंगा वीक में एटलीस्ट 2 दिन हम लोग 10th के वीडियोस अपलोड करेंगे। तो रियली सॉरी फॉर द डिले। अब हम लोग इसको कंसिस्टेंटली 10th के वीडियोस को सीरियसली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, दैट हाउ स्ट्रॉन्ग is an acidic और बेसिक सॉल्यूशन। यानी कि यहां पर हम लोगों को यह देखना है कि अगर आपके पास में एक एसिडिक या एक बेसिक सॉल्यूशन है तो वो कितना स्ट्रांग है। जैसे काफी सारे बच्चे ये सवाल क्रिएट करते हैं कि सर, अगर हम एक एसिड को टेस्ट करके पता कर लेते हैं कि अगर उसका खट्टा टेस्ट आ रहा है, उसका सार टेस्ट आ रहा है, तो वो क्या है, एसिडिक है। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि एसिड कुछ कुछ बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे हमारे पेट में जो HCl होता है वो इतना खतरनाक होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपने उसमें अपनी फिंगर डिप करी तो फिंगर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, झुलस जाएगी और फिंगर खत्म हो जाएगी। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग चख के यानी टेस्ट करके तो बता नहीं सकते कि ये एसिड है। तो फिर आपका कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आता था कि ठीक है सर, अगर इतना खतरनाक एसिड है तो हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे, हम उसके साथ लिथमस टेस्ट लगा देंगे, हम उसके साथ में इंडिकेटर का इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब अगर लिथमस पेपर को एसिड में डिप किया और अगर वो रेड हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ये एसिड है। तो फिर हमको पता चल जाएगा, तो हमें उसकी केमिकल रिएक्शंस करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बच्चों, ये बात ध्यान रखो, अलग अलग एसिड्स अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस करते हैं, इसलिए हमें उनकी प्रॉपर्टी के तौर पर एक एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है ये पता करने के लिए हम उसकी केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ना कि ये पता करने के लिए कि वो एसिड है या नहीं। दूसरी बात, अब एक बात मैं आपको बताऊं, एसिड भी, आपने बोला कि एक एसिड पता कर लो, ठीक है, मैंने टेस्ट करके पता कर लिया, ठीक है, मैंने लिथमस टेस्ट पता करके लगा लिया, लेकिन मुझे अभी भी ये पता नहीं है कि दो एसिड्स में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल करके बताता हूं। देखो, मान लो मेरे पास में दो टाइप के एसिड्स हैं, वन मोलर HCl एंड 1 मोलर एसेटिक एसिड यानी कि CH3COOH। अब मेरे प्यारे बच्चों को सबसे पहला झटका ये लगता है कि सर ये 1 मोलर का मतलब क्या है। हो सकता है आप लोगों की बुक्स में इसको ऐसा लिखा हो 1 मोलर HCl और 1 मोलर H2SO4। नहीं, नॉट H2SO4, यहां पर अपन एसिटिक एसिड की बात करते हैं, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले सब बेसिक कंसेप्ट बताता चलता हूं, यह आप लोगों को क्लास 11th में भी काम आ जाएगा। इस 1 मोलर का मतलब क्या होता है। जब कभी भी प्यारे बच्चों आप लोग कोई सॉल्यूशन बनाते हो, चलिए इमेजिन कीजिए आप लोगों को एक सॉल्यूशन बनाना है। कैसे बनाना पड़ेगा सॉल्यूशन में हमेशा आप लोग दो चीजों को मिक्स करते हैं। आप हमेशा दो चीजों को क्या करते हैं, आप दो अलग अलग चीजों को मिक्स करते हैं। तो यहां पर लेट से आपको सॉल्यूशन बनाना है HCl प्लस वाटर का, या आप लोगों को सॉल्यूशन बनाना है एसिटिक एसिड प्लस वाटर का। तो आप लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपने एसिडिक सब्सटेंस को यानी एसिड को वाटर में मिक्स किया। तो जब आप एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है
कि कितने एसिड को कितने पानी में मिलाया, कितने अमाउंट में एसिड को कितने वाटर में मिलाया। तो यहां पर मान लीजिए कि अगर मैंने 36.5 ग्राम HCl को इन 1 लीटर वाटर के अंदर मिलाया तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। आप समझना मेरी बात को, मतलब मैंने क्या किया, मैंने 36.5 ग्राम HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, 36.5 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर मतलब कितने ml, 1000 ml वाटर के अंदर मिला दिया। तो अब जो आपके पास में सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को मैं लिख के कैसे बताऊंगा, मैं रिप्रेजेंट कैसे करके बताऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का पढ़ा हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर आप एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखते हो, फॉर एग्जांपल H2 प्लस Cl2 से 2HCl बन रहा है, तो पुराने जमाने में इसको कैसे लिखते थे, व्हेन 1 मोल ऑफ या व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 molecule of chlorine it gives 2 molecule of HCl, ऐसे बड़े स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते थे। लेकिन हम लोग आलसी हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या करा, उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना स्टार्ट करा। तो यहां पर भी तो हम आलसी हैं, हम अपने आप को क्यों चेंज करें, वी शुड रिमेन आलसी। तो हम अगर आलसी हैं तो क्या हम हमेशा 36.5 ग्राम HCl को 100 ml वाटर में मिलाया, क्या हम लोग बार बार इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे चीज को, नहीं। तो इसको इजी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म बनाई जिसका नाम है मोलैरिटी। क्या टर्म बनाई मेरे प्यारे बच्चों, मोलैरिटी, जिसको काय से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। कौन सी टर्म बनाई, मोलैरिटी। काय से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। नाउ इस मोलैरिटी को ध्यान से देखो, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां पर सॉल्यूट से मेरा मतलब है HCl, एसेटिक एसिड, उसको हम लोग यहां पर सॉल्यूट कहते हैं। क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इस 1 मोलर टर्म को अंडरस्टैंड करना है हमें। तो 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या आप लोगों ने मोल्स क्लास 9th में पढ़े थे? हाँ सर, मोल्स का मतलब हमें पता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब अगर मेरे पास में यहां पर HCl है तो क्या मैं HCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूं? हाँ सर, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, क्लोरीन का मास 35.5 होता है, तो 36.6 इसका मोलर मास हो गया, तो 36.6 मोलर मास लिख दिया। आप लोगों ने कितना मास यूज किया है HCl का? 36.5 यूज किया, तो ये क्या हो गया, 1, यानी कि आपके कितने मोल्स हो गए HCl के? आपके HCl के 1 मोल हो गए। यानी आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 1 मोल HCl को डिसॉल्व करा इन 1 लीटर वाटर या इन 1 लीटर सॉल्यूशन कर लो, क्योंकि जैसे ये पानी के अंदर जाएगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा, तो क्या हो गया, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये जो मोलैरिटी हो गई, मोलैरिटी को कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आपके सॉल्यूट यानी आपके एसिड के मोल्स कितने हैं, 1 मोल। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दैट 1 मोल ऑफ HCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यही आपकी मोलैरिटी हो गई। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गई 1 मोलैरिटी, कैपिटल M से लिखेंगे। तो ये जो बड़ा M जो लिखा रहता है ना, 1 मोलर HCl, 1 मोलर HCl का मतलब क्या है, HCl के 1 मोल को 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया। यहां पर 1 मोल एसिटिक एसिड का मतलब क्या है, 1 मोल एसिटिक एसिड को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, बस इतनी सी बात है। तो आई होप आपको एक हल्का फुल्का अंदाजा जरूर लग गया होगा, सिर्फ नॉलेज के लिए है, डिटेलिंग क्लास 11th में सीखी जाती है, अभी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये मोलैरिटी या ये मोलर वर्ड का मतलब क्या है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये
1 मोलर HCl का मतलब आप क्या लिखोगे? जब कभी भी ये वर्ड दिखता है तो आप बोलेंगे कि आपने 1 मोल HCl को डिसॉल्व किया है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन कहां से बना है? पानी से। क्या ये बात समझ में आ गई? सिमिलरली 1 मोलर एसिटिक एसिड का मतलब क्या है? 1 मोल एसिटिक एसिड को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। और मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना आप सब लोगों को आता है। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर हाइड्रोजन का, सबके मास जोड़ दो, मॉलिक्यूलर मास बन गया। तो क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो अब आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि भले ही आप यहां पर 1 मोलर HCl ले रहे हो और यहां पर 1 मोलर एसिटिक एसिड ले रहे हो, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। भले ही दोनों सॉल्यूशन 1-1 लीटर के हों, ये भी 1 लीटर हो, ये भी 1 लीटर हो, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर मास में फर्क है, इसलिए दोनों सॉल्यूशन अलग अलग हैं। नाउ जब हम इस 1 मोलर HCl को देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नजर आता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग नजर आता है कि अगर इसमें हाथ डाला, हाथ जल जाएगा, हाथ खत्म हो जाएगा, हाथ गायब हो जाएगा, झुलस जाएगा, जो बोलना चाहो बोलो। लेकिन 1 मोलर एसिटिक एसिड बहुत कमजोर पाया गया। इट इज अ वेरी वीक एसिड, इसमें पावर ही नहीं है। उंगली डाली कुछ भी नहीं हुआ, हल्का सा कोरोशन हुआ, हाथ धोया, काम कर, आगे बढ़े। तो ये कमजोर है, ये स्ट्रॉन्ग है, जबकि दोनों ही 1 लीटर है, दोनों ही 1 मोलर है, यानी दोनों की स्ट्रेंथ तो सेम होनी चाहिए। दोनों ही एसिड है, दोनों ही लिथमस को रेड कन्वर्ट कर देते हैं। HCl को जब लिथमस में डालोगे तो लिथमस रेड हो जाएगा, एसिटिक एसिड को लिथमस में डालोगे तो वो भी रेड हो जाएगा। तो यहां पर दोनों एसिड है, लेकिन ये वीक निकला, ये स्ट्रॉन्ग निकला। तो पता कैसे करेंगे हम लोगों को? पता कैसे चलेगा कि एक एसिड स्ट्रॉन्ग है या एक एसिड वीक है? तो हमें स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में यहां पर पता लगाना है। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई? किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम लोगों के पास में एक स्केल डिजाइन करी गई जिसे बोला गया पीएच स्केल। यहां पर हमारे पास में एक स्केल डिजाइन करी गई जिसको बोला गया पीएच स्केल, वेयर पी स्टैंड्स फॉर पोटेंजा। पी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? पोटेंजा। एंड पोटेंजा इज नथिंग बट पावर। पोटेंजा इज नथिंग बट पावर। एंड व्हाट इज एच? एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयंस। व्हाट डू यू मीन बाय एच? दैट इज हाइड्रोजन आयंस। व्हाट इज हाइड्रोजन आयंस? H+ आयंस। दैट मीन्स एक ऐसी स्केल, एक ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आप लोगों को बताएगा कि एक एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, HYDROGEN, एक गिवन एसिड के अंदर इन H+ आयंस की कितनी पावर है। क्या बात समझ में आ गई? तो व्हाट डस दिस स्केल विल गिव यू? ये स्केल आपको क्या बताएगी? इट विल गिव अस एन idea of the number of H+ ions produced, number of H+ ion produced by an acid। क्या मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि एक एसिड हमेशा H+ आयन रिलीज करता है? मैंने आपको सिखाया है कि एक एसिड हमेशा H+ आयन रिलीज करता है, सिखाया है कि नहीं? हाँ, हम लोगों को पता है कि एक एसिड हमेशा H+ आयन रिलीज करता है। तो पीएच स्केल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और ये आपको बताएगा कि एक एसिड के द्वारा कितने H+ आयन रिलीज करे गए हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो सर अब इस पीएच को निकाले कैसे? हाउ वी कैन फाइंड आउट पीएच? तो प्यारे बच्चों, पीएच का फॉर्मूला सब लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, दैट पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ H+ आयन। मैंने आपसे कहा था कि पीएच आपको क्या बताएगा? पीएच आपको बताएगा कि एक एसिड के द्वारा कितने H+ आयन रिलीज करे गए। अब सर ये लॉग क्या है? देखो, लॉग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक एसिड है,
जिसने 10 टू द पावर -1 आयंस प्रोड्यूस करे। अब बेटा 10 टू द पावर -1 का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। जिसकी पावर 10 टू द पावर -1 है, 10 टू द पावर -1 है, दैट मीन्स आप इसे ऐसे लिखेंगे 1/10। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 10 टू द पावर -2 है, यानी आप इसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10। अगर 10 टू द पावर -3 है तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है 0.1, इसका मतलब है 0.01, इसका मतलब है 0.001। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? जब आप डेसिमल को एक डिजिट इधर खसकाओगे तो 10 टू द पावर -1 ही लिख के आएगा। जब आप इस डेसिमल को 2 डिजिट इधर खसकाओगे तो 10 टू द पावर -2 आएगा। जब आप इस डेसिमल को 3 डिजिट इधर खसकाओगे तो 10 टू द पावर -3 आएगा। दैट मीन्स एक एसिड बहुत कम कंसंट्रेशन में H+ आयन रिलीज कर रहा है, यानी किसी भी एक एसिड के द्वारा ये जो आयन्स रिलीज करे गए हैं ये इस तरीके से होगा। देन व्हाट डू यू मीन बाय 10 टू द पावर -7? दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी मैंने को 1 को 7 बार 10 से डिवाइड करना है, यानी 0.1 2 3 4 5 6 और 7, सॉरी 1। इतनी छोटी, 1 2 3 4, मतलब कितना छोटा नंबर हो गया। मतलब एक कोई सब्सटेंस है, मैंने एक कोई ऐसा सब्सटेंस लिया जिसने कितने H+ आयन रिलीज करे? 10 टू द पावर -7 H+ आयन रिलीज करे। इसका मतलब क्या है? उसने 0.0000001 H+ आयन रिलीज करे। ठीक उसी तरह अगर मैं लिखूं 10 टू द पावर -14, मतलब 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इतने आयंस H+ के रिलीज करे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ज्यादा क्या है इसमें से? ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है कि ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है? नो डाउट वो वैल्यू ज्यादा बड़ी है। 0.1 एक ज्यादा बड़ा नंबर है इसके मुकाबले। 0.000000000000001 के मुकाबले ये नंबर ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ डेसिमल्स कम है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जब एक्सपेरिमेंटली ये चेक करा जाता है कि एक सब्सटेंस के द्वारा कितने H+ आयंस रिलीज करे गए, तो वो ये देखा गया कि कुछ तो बिल्कुल रिलीज नहीं करते, यानी वो कुछ ऐसा दिख जाएगा, यानी कि 1 टू द पावर 0, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0, खत्म मामला। 10 टू द पावर 0 यानी कि 1 माना जाता है इसको। तो अगर कोई एसिड 10 टू द पावर 0 H+ आयन रिलीज कर रहा है, मतलब वो 1 H+ आयन रिलीज कर रहा है। एक मॉलिक्यूल एक आयन रिलीज कर रहा है, 10 टू द पावर -1 का मतलब होता है 0.1 रिलीज कर रहा है। 10 टू द पावर -2 का मतलब 0.01 H+ रिलीज कर रहा है। 10 टू द पावर -3 का मतलब 0.001 H+ रिलीज कर रहा है। तो आप जब देखोगे तो एक एसिड के केस में 10 टू द पावर 0 से 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर -14 तक ही ये वैल्यू देखी जाती है, क्योंकि 14 के बाद आप खुद ही देख लो नंबर बहुत बड़ा हो गया है। ये नंबर बहुत बड़ा हो गया है। 10 टू द पावर -15, -16, -17 लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो इसको ही नेग्लिजिबल मानता हूं। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसने इतने आयंस H+ के रिलीज करे हो, इतने कम आयंस, मेरे लिए तो वो नेग्लिजिबल ही है। तो इससे ज्यादा आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि एक एसिड के द्वारा कितने H+ आयन रिलीज किए गए, तो हमें इतने छोटे नंबरों के साथ डील करना पड़ता है। मतलब एक एसिड इतने छोटे नंबर हमें प्रोवाइड करता है, एक एसिड के द्वारा इतने स्मॉल डिजिट्स दिए जाते हैं। तो इन स्मॉल डिजिट्स को आप याद कैसे करोगे? मान लो एक एसिड है जिसने 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 H+ आयन रिलीज करे, तो क्या आप बार बार इतना छोटा नंबर लिखोगे? क्या आप बार बार इतने छोटे नंबर के साथ डील करोगे? नहीं। तो इन नंबर को, अगर इन नंबर्स को आपको बड़ा करके लिखना है, ऐसा लिखना है कि आप याद कर सके, तो आपको उसका नेगेटिव लॉग लेना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आ गई?
क्या इसके अंदर कोई परेशानी? जल्दी से पहले इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। क्या बोला मैंने? लेट्स रिवाइज वंस अगेन। पीएच स्केल का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ H प्लस आयन। एक एसिड हम लोग सब जानते हैं H प्लस आयन रिलीज करता है। अब हमने एक्सपेरिमेंट्स करे तो हमने पाया कि एक एसिड 1 आयन भी रिलीज कर सकता है, 0.1 भी रिलीज कर सकता है, 0.01, 0.001, 0.00000001 और इतने छोटे नंबर तक केस जा सकता है। तो क्या हम लोग हर बार इतने छोटे नंबर्स, इतने ज्यादा छोटे नंबर जो इतने बड़े बड़े लिख रहे हैं, क्या हम हमेशा याद कर पाएंगे? नहीं। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया? इनके आगे लॉग लगा लिया। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, शैल आई रब दिस? चलिए, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें लॉग सीखना है कि सर लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर एक बात देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि एक एसिड ने 10 टू द पावर, कुछ बुक्स में आपको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -5 आयंस रिलीज करें। किसके? H प्लस के। तो चलिए यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू रख के देखिए। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग बेस 10 और H प्लस की जगह क्या आ जाएगा? 1 इंटू 10 टू द पावर -5। अब बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी लॉग के पास में 10 टू द पावर की कोई वैल्यू आ जाती है तो ये पावर उठ के आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है। समझ में आई बात आपको? तो यहां पर आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर आपके पास में log x मल्टीप्लाई बाय y, x मल्टीप्लाई बाय, या ऐसा लिखना चाहिए मुझे 1 इंटू 10 टू द पावर x है। 1 इंटू 10 टू द पावर अगर x है तो ये x उतर के आगे आ जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा x। समझ में आ रही बात आपको? x मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये लॉग बेस 10 है, लॉग बेस 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये बच जाएगा लॉग बेस 10। और प्यारे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, लॉग बेस 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। लॉग बेस 10, क्योंकि यहां पर ये 10 है ना, 1 तो चला गया, तो लॉग बेस 10 और ये पावर उठ के इधर आ गई, तो ये पावर इधर आ जाएगी और ये जो 10 रहेगा ये अभी भी लॉग बेस 10 के साथ इस प्रकार मल्टीप्लीकेशन में दिखेगा। तो आप इसको ऐसा याद करेंगे, आप इस फॉर्मूले को ऐसा याद करेंगे, लॉग बेस 10 टू द पावर x, तो ये x आगे चला जाएगा और log बेस 10 की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। log बेस 10 की वैल्यू क्या है? 1, तो आपको क्या दिखेगा? ये x, तो ये x इंटू 1 हो गया। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि 10 टू द पावर -5 है, तो pH इज इक्वल टू ये -5 आगे आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय -5 इंटू लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहां पर फाइनल वैल्यू बची 5, यानी +5 लिखने की जगह क्या बची? 5। मतलब इस केस में pH क्या हो गया? 5। तो अब एक आप बात बताओ, pH की वैल्यू 5 याद करना आसान है या 0.00005 याद करना आसान है? समझ में आ रही बात आपको? तो या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या pH का फॉर्मूला लगाकर उसको इस फॉर्म में ले आओ। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्म में लाना ज्यादा बेहतर है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? समझ रहे हो बात को बेटा? ठीक है, तो अब आपको आई थिंक लॉग थोड़ा सा सॉल्व करते आया होगा। मैं यहां पर आपके लिए कुछ फॉर्मूलेज लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीज ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट फ्यू फॉर्मूलाज। सबसे पहली बात, अगर log बेस 10 इंटू लॉग बेस 10 की पावर में अगर x है तो इसकी फॉर्मूला बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10। ठीक है, फिर हम लोग सब जानते हैं लॉग बेस 10 की वैल्यू आप सब लोग याद कर लेंगे कि क्या होती है? 1। तो यहां पर आप रखिए, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 यानी कि x। अब यहां पर x अगर माइनस में होगा तो यहां पर माइनस लग जाएगा, प्लस में होगा तो प्लस लग जाएगा, तो यहां पर मैं प्लस माइनस दोनों लगा देता हूं, प्लस माइनस दोनों लगा देता हूं। तो इस तरीके से आप लोगों को pH की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं यहां पर 3 केस लूंगा, अगर 10 की पावर में -1 है, दूसरा केस लूंगा अगर 10 की पावर में -7 है, और तीसरा केस जो सबसे एक्सट्रीम होता है, जो मैंने आपको सिखाया है कि इसके बाद तो और कोई केस हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वैल्यू अपने आप में बहुत छोटी है। तो यहां पर आप देखेंगे
कि जब आप ये प्रॉपर्टी यहां लगाएंगे तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, देखिए नेगेटिव लॉग 10 की पावर -1, -1 उतर के आगे आ जाएगा तो -1, सॉरी, तो ये हो जाएगा -1 इंटू लॉग बेस 10 माइनस माइनस प्लस 1, और लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती तो पीएच की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक उसी तरह यहां पर माइनस लॉग बेस 10 की पावर -7 -7 इंटू लॉग बेस 10, इसकी वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस तो 7, और यहां वाले केस में माइनस लॉग बेस 10 की पावर -14, माइनस उतर के आगे आ जाएगा -14 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 14। तो यहां पर आप देखें कि इसका पीएच आ रहा है 1, इसका पीएच आ रहा है 7, इसका पीएच आ रहा है 14। मतलब एक बात समझ रहे हो, 10 की पावर -1 तो याद कर लो पीएच 1, 10 की पावर -7 तो याद कर लो पीएच 7, 10 की पावर -14 तो याद कर लो पीएच 14। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहले इतना नोट डाउन करो जल्दी से, पहले इतना नोट डाउन करो फटाफट से, इतना नोट डाउन करो, चलो 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 नोट डाउन करो। कर लिया इतना नोट डाउन? यहां से इसको रब करें। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या समझ में आया इतने से? अब इतने पॉइंट से हमें क्या समझ में आया? हमने देखा कि एक एसिड 10 टू द पावर -1 H+ आयन रिलीज कर रहा है तो उसका पीएच आ रहा है 1। नाउ दिस इज अ बिगर वैल्यू, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसके पीएच की वैल्यू छोटी होती है। तो यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, लेसर द वैल्यू ऑफ, ध्यान रखिएगा इसको, लेसर द वैल्यू ऑफ पीएच, लेसर द वैल्यू ऑफ पीएच स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। प्लीज प्यारे बच्चों ध्यान रखना, क्यों? बिकॉज मोर H+ आयंस विल बी रिलीज्ड। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ मैं सही बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर -1 में कितने H+ रिलीज हो रहे हैं? 0.1। इसमें कितने हो रहे थे? 0.0000001। और इसमें कितने हो रहे थे? 0.0000000000001। तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है तो इसके पीएच की वैल्यू छोटी आई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिसके पीएच की वैल्यू कम वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि वो ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, more the value of pH weaker will be the acid। क्यों? because less H+ ions will be released। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप लोगों को pH का कंसेप्ट लगाना होता है। तो अभी 10th लेवल पर आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए मैंने समझाया था। आप लोगों को बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है पीएच का, ठीक है? चलिए अब हम पीएच स्केल बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों पीएच स्केल कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, और कहां पर खत्म होती है? 14 पर। ये मैंने काय की वैल्यू लिखी? ये मैंने पीएच की वैल्यू लिखी। अगर आप डायरेक्ट H+ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लिखें तो 10 टू द पावर -14 से शुरू होती है और 10 टू द पावर 0 से शुरू होती है और 10 टू द पावर 14 पर खत्म होती है। इनका इंटरमीडिएट पॉइंट यानी बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट देखा गया है ये 7। भाई 0 से 7 हाफ और 7 से 14 हाफ, तो सेंटर पॉइंट हाफ पॉइंट क्या हो गया? ये। तो ये हो गई आपकी पीएच स्केल। दिस इज योर पीएच स्केल। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों की पीएच स्केल। तो आप जैसे जैसे पीएच स्केल में आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप पीएच स्केल में आगे बढ़ते जाओगे आपको क्या दिखेगा? जैसे जैसे आप पीएच स्केल में आगे बढ़ते जाओगे, ऑन मूविंग टुवर्ड्स pH 14 number of H+ ions decreases, hence acid strength decreases।
हेंस एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। मतलब यहां पर आप ऐसा देख सकते हो कि यहां पर इस तरफ एसिड की मात्रा ज्यादा थी और यहां से जाते 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 H प्लस आयंस की क्वांटिटी कम हो गई। मतलब यहां पर ये जो पोर्शन है ये H प्लस आयंस का है, तो ये H प्लस आयंस की मात्रा यहां पर क्या होती गई, कम होती गई। तो अब एक बात बताओ, अगर किसी की एसिडिटी कम हो रही है तो नो डाउट उसकी क्या बढ़ेगी, बेसिसिटी। सो हेंस बेसिक नेचर इंक्रीजेस, हेंस बेसिक नेचर इंक्रीजेस। मतलब यहां जिसका पीएच 0 होगा उसकी बेसिसिटी बहुत कम होगी, लेकिन जिसका पीएच 14 होगा आप देखो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो बेसिक नेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और पीएच 0 की तरफ जाएंगे तो कौन सा नेचर बढ़ता जाएगा, एसिडिक नेचर। तो अगर किसी का पीएच मैं आपको यहां पर बताऊंगा, अगर किसी का पीएच 7 से 0 के बीच में है तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे मोर एसिडिक, फिर यहां पर आप देखेंगे एसिडिक, फिर यहां पर आप देखेंगे वीक एसिडिक। समझ रहे हो, पहले यानी 7 से इस तरफ चले तो वीक एसिड, और इधर गए तो एसिडिक, और अगर बिल्कुल 0 की तरफ चले गए तो मोर एसिडिक। यानी यहां पर पीएच आपको दिखेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। जहां पर आप pH 7 की बात करोगे, pH 7 को बोला जाता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है, यहां पर आप देखो ये सेंटर पॉइंट है, यानी जितने H प्लस आयंस होंगे उतने ही OH नेगेटिव आयंस भी होंगे। मतलब जितना एसिडिक नेचर होगा उतना ही बेसिक नेचर होगा। तो यहां पर अगर दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल, लेकिन जब आप यहां पर बढ़ना शुरू हो जाओगे तो ये हो जाएगा वीकली बेसिक, फिर यहां पर आप आओगे तो ये हो जाएगा बेसिक, और यहां पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा मोर बेसिक। बेसिक प्रॉपर्टी यहां पर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों इस पीएच, इस स्केल को बोला जाता है पीएच स्केल, जो 0 से 14 के बीच में काम करती है। क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? पक्की बात, इसको ड्रॉ करेंगे फटाफट से अपने नोटबुक्स में, फटाफट ड्रॉ करो, फटाफट ड्रॉ करो। ठीक है, चलिए इसको नोट करने के बाद आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि हर बार हम इतना कैलकुलेशन अब नहीं करेंगे। अब हमारे पास में एक पीएच स्केल ड्रॉ हो गई है, अब अपने पास में एक पीएच स्केल ड्रॉ हो गई है, और अब हम इस पीएच स्केल के बेसिस पर हमारे पास में मार्केट में कुछ पीएच पेपर आते हैं, हमारे पास में मार्केट में कुछ पीएच पेपर आते हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी के ऊपर आपको ये पीएच पेपर मिल जाएंगे। जैसे ही आप इन पीएच पेपर को एक सॉल्यूशन में डिप करोगे ये अपना कलर बदल देंगे। तो सर अलग अलग एसिड्स का अलग अलग कलर हो सकता है? जी हाँ। तो हमेशा ध्यान रखना, जो मोर एसिडिक होता है ये आपको रेड कलर देगा, जो नॉर्मल एसिड होते हैं ये आपको ऑरेंज कलर देंगे, जो वीक एसिड होगा ये आपको येलो कलर देगा, जो न्यूट्रल होगा ये आपको कैसा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक किसी भी तरीके की? पक्की बात, ठीक है। देन आप यहां पर वीकली बेसिक से बेसिक की तरफ जाओगे तो ये ब्लू होता जाएगा, फिर ये थोड़ा और डार्क ब्लू हो जाएगा, और फाइनली जब आप बिल्कुल बेसिक पर पहुंच जाओगे तो पीएच पेपर का कलर आपको पर्पल दिखाई देगा। तो ये अगर आपने कलर याद कर लिए, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू एंड पर्पल, तो आपको यहां पर एसिडिक नेचर का पता चल जाएगा। मतलब अगर आपका पीएच पेपर लाल हो गया तो समझ जाओ आपका एसिड बहुत स्ट्रांग है। अगर पीएच पेपर ऑरेंज हो गया तो आप मान लो आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, अच्छा खासा एसिड है। अगर येलो हो गया तो आप बोलोगे वीक एसिड है, नॉर्मल एसिड है। अगर हरा हो गया तो आप बोलोगे न्यूट्रल है, जैसे पानी। फिर अगर ब्लू हो गया तो आप बोलोगे हल्का सा बेसिक है। डार्क ब्लू हो गया तो आप बोलोगे भैया बेसिक है, और अगर पर्पल हो गया तो आप बोलोगे बहुत ज्यादा बेसिक है, इट इज वेरी बेसिक इन नेचर। तो इस तरीके से आप लोग पीएच पेपर का इस्तेमाल करके भी
पीएच के बारे में पता लगा सकते हो, आप पीएच स्केल का पता लगा सकते हो कि आपका जो कंपाउंड है, आपका जो एसिड है या बेस है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो एक बात सब लोग ध्यान रखेंगे कि 0 से 7 के बीच में एसिड, 7 न्यूट्रल और 7 से 14 के बीच में बेसिक। यानी जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ेगी बेसिक नेचर बढ़ेगा, और जैसे जैसे पीएच की वैल्यू घटेगी एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इन पॉइंट्स को आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये थी आपकी पीएच स्केल, जल्दी से जरा इसको नोट कर लो। फिर अपन अपने डेली लाइफ में जो हम लोगों के पास में कुछ सॉल्यूशंस वगैरह आते हैं, हम लोग जैसे नींबू का रस, हनी भी हमको जो काट लेती है, उसके डंक का एसिड, उसका एसिडिक नेचर कितना होता है उसकी बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, बट पहले जरा इतना नोट कर लो। चलिए गाइस, हो गया। तो अब एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं पूरी चीजों को, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लेट्स समराइज द होल कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार पूरी चीज को वापस समराइज कर लेते हैं। पहली बात कि आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, पीएच स्केल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू डिटरमाइन, पीएच स्केल का इस्तेमाल करेंगे टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। पीएच क्या होता है, पीएच इज नथिंग बट नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ H प्लस आयन। इसका मतलब क्या होता है, ये आपको बताता है, पीएच आपको बताएगा, इट गिव्स यू द पोटेंजा या पावर, या सिंपल सी भाषा में नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट इन एन एसिड। एक एसिड में कितने H प्लस आयन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एसिड या एक कंपाउंड के अंदर, एक एसिड के अंदर या एक कंपाउंड के अंदर एक्सपेरिमेंटली ये पता किया गया, बेटा ये एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा, हाँ, ये मेरे को या आपको किसी एसिड को देख के पता नहीं चलेगा, ये एक्सपेरिमेंटेशन से पता चलेगा कि उसके अंदर 10⁻⁹ H प्लस आयन्स हैं। तो आप इसका पीएच कैसे निकालेंगे। कुछ बच्चे तो सीधे ट्रिक समझ गए कि 10⁻⁹ है, मतलब पीएच सीधा सीधा 9 होगा। लेकिन अगर अपन फॉर्मूला यूज करें तो हम लोग सब एक फॉर्मूला यहां पर यूज करने से पहले हम लोग यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, -log बेस 10। अगर 10 की पावर में -x है तो -x नीचे उतर जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय -x मल्टीप्लाई बाय log बेस 10। हम लोग सब जानते हैं कि log बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो x मल्टीप्लाई बाय x ये पॉजिटिव हो जाएगा, log बेस 10 की वैल्यू हो गई 1, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगी वैल्यू x। तो जब आप यहां पर फॉर्मूले में इस चीज को पुट ऑन करेंगे तो आप यहां पर पाएंगे दैट pH इज इक्वल टू नेगेटिव -9 यहां पर आ जाएगा इंटू log बेस 10। log बेस 10 की वैल्यू 1 होती, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो pH की वैल्यू हो जाएगी 9। सो दिस इज योर 9। अब हम लोग pH स्केल को देख लेते हैं। बेटा pH स्केल 7, 14 और 0 के बीच में बनाई जाती है, मतलब यहां पर 10 की पावर 0, यहां 10 की पावर -7 और यहां 10 की पावर -14। ये क्या है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। हम लोग सब जानते हैं कि pH स्केल में अगर आप 0 से 14 की तरफ बढ़ोगे तो ये मोर बेसिक की तरफ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर एसिडिटी लीस्ट हो जाती है। एसिडिटी लीस्ट हो जाने का मतलब क्या है, जिस कंपाउंड के अंदर एसिड आयन की मात्रा कम हो जाए, जिस कंपाउंड के अंदर H प्लस आयन की मात्रा कम हो जाए वो ऑटोमेटिकली एसिडिक होएगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक। और जब आप यहां से यहां जाओगे तो ये हो जाएगा मोर एसिडिक। दैट मीन्स यहां पर कंपाउंड क्या हो जाएगा, लीस्ट बेसिक। जो आप सब्सटेंस ले रहे हो क्या हो जाएगा, लीस्ट बेसिक। अब यहां पर क्योंकि आपका कंपाउंड 7 यहां पर 9 पर आ रहा है, तो हम लोगों ने देखा था यहां पर लीस्ट बेसिक, यहां पर नॉर्मल बेसिक, यहां पर मोर बेसिक, यहां पर लीस्ट एसिडिक। 7 वाला पॉइंट तो न्यूट्रल होता है, हम लोग सब जानते हैं, दिस इज न्यूट्रल पॉइंट। फिर यहां पर हो जाता है लीस्ट एसिडिक, यहां पर हो जाता है एसिडिक,
और यहां पर हो जाता है मोर एसिडिक। तो क्योंकि 9 है तो 9, 7, 8, 9 यहां पर लगभग बेसिक के बीच में रेंज कर रहा, तो आप बोलोगे बेसिक है। हमने इसके कलर भी डिसाइड करे, रेड, ऑरेंज, येलो, न्यूट्रल के लिए डिसाइड किया ग्रीन, इसके लिए डिसाइड किया ब्लू, इसके लिए डिसाइड किया डार्क ब्लू, और मोस्ट बेसिक के लिए डिसाइड किया पर्पल। तो ये हमारा एक ओवरऑल पूरे पीएच का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ डेली लाइफ में यूज होने वाले, कुछ डेली लाइफ में हमारी मुलाकात होने वाले कुछ सब्सटेंसेस की बात करें। तो अगर आपके पास में 1 मोलर HCl है, अगर आपके पास में गैस्ट्रिक जूस है जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, स्टमक के अंदर डाइजेस्ट करने के लिए, अगर आपके पास में लेमन जूस है, अगर आपके पास में टमेटो है, अगर आपके पास में वाटर है ना, और अपने एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल है, लेट मी चेक। अच्छा, हमारे पास में ब्लड है, हाँ ब्लड भी एक अच्छा एग्जांपल है, वो भी लिखवा देता हूं। अगर आपके पास में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पता है कहां पाया जाता है, जेल्यूसिल, जो मार्केट में जेल्यूसिल आता है ना, या डाइजीन जो सिरप आते हैं एसिडिटी कम करने के लिए, ये उसके अंदर पाया जाता है। और लास्ट में हमारे पास में 1 मोलर NaOH। तो जरा हम इनके पीएच की वैल्यू की बात करते हैं। इसका पीएच होता है 0, इसका पीएच होता है 1 से 2 के बीच में, बिटवीन 1 to 2, इसका पीएच होता है 2.2, इसका पीएच होता है 4.4, इसका पीएच होता है 7, इसका पीएच होता है 7.4, इसका पीएच होता है 10 और इसका पीएच होता है 14। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो इसमें से कौन एसिडिक होगा, कौन वीक एसिड होगा, कौन न्यूट्रल होगा, कौन वीक बेस होगा, कौन बेस होगा और कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों का बेसिक। अभी आपका होमवर्क है कि इनमें से आप डिसाइड करें कौन एसिडिक, कौन बेसिक और कौन न्यूट्रल। तो गाइज आई होप आप लोगों को पीएच की स्ट्रेंथ के बारे में पता चला होगा। आई नो इस टॉपिक के अंदर पहली बात तो ये मोलर वाला कंसेप्ट नया आया था, दूसरा ये लॉग लेने वाला कंसेप्ट नया आया। तो वीडियो को 3-4 बार जरूर देखें, अच्छे तरीके से समझें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर डाउट हो तो डाउट को लिखें, मैं अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करूंगा, उसके बाद ही नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। बाकी बातें हम लोग अगले वीडियो के अंदर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, हैव अ वेरी ग्रेट डे।